जय हिंद कैडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि ठीक हैं। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल एनसीसी ऑलराउंडर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक पहुंच जाए और कोई भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँ तो आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन को कवर किए थे हम। तो आप लोग अगर अगले वीडियो ना देखे हों तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप वहां से जाके वहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना बात किए हुए शुरू करते हैं, नहीं तो टाइम बहुत लॉस हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे चलिए ध्यान दीजिएगा, 11वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि 10 क्वेश्चन पहले ही उसके बारे में बात कर चुके हैं, उसके आंसर को भी कवर कर चुके हैं। तो चलिए 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, रिक्त स्थान भरना है और आप लोग इसको बहुत ध्यान से एकदम, चाहे याद कीजिए कुछ भी करिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन किसी तरीके से इसको आप कवर करेंगे, क्योंकि अब जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इससे मतलब अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और एक एक क्वेश्चन तैयार कीजिएगा, चाहे वीडियो पॉज करके या स्किप करके कुछ भी कीजिए। ठीक है, इससे हमको नहीं मतलब, लेकिन तैयार हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइफल की सफाई के लिए फलालेन का आकार होता है। फलालेन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो फलालेन जो चिंदी होता है सफाई के लिए, जो चिंदी होता है राइफल, जब जब राइफल साफ़ करते हैं वहाँ पे, तो जो चिंदी लगाते हैं उसे फलालेन कहते हैं। उसका आकार कितना होता है राइफल की सफाई के लिए, ये पूछ रहा है। तो ये यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है, ये देख लीजिए, 4x2। ठीक है, 4x2 मतलब 4x2 इंच। ठीक है, 2 इंच कह लीजिए। तो उसके बाद में फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7.62 मिमी SLR की मैगजीन की क्षमता राउंड होती है, मतलब कितने राउंड होती हैं, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 7.62 mm SLR के ट्रिगर पर दबाव डाले जाते हैं। दबाव दो दबाव डाले। ठीक है, फिर 7.62 mm SLR की केवल मैगजीन का वजन औंस होता है, मतलब केवल मैगजीन का जो वजन होता है वो कितना होता है, तो 9 औंस होता है। ठीक है, फिर 7.62 mm SLR की, ये क्वेश्चन है, 7.62 mm SLR की टिप फायरिंग की क्षमता राउंड प्रति मिनट होती है, मतलब 1 मिनट में कितने राउंड फायरिंग क्षमता होती है उसकी, 7.62 mm SLR की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा दोस्तों ये 60 राउंड प्रति मिनट। ठीक है, ये हो गया 11वां। फिर 12वां क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं यहाँ पे जल्दी से। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7.62 SLR के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये एकदम तैयार कर लीजिए, एकदम रट लीजिए इसी समय। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। बट है, ट्रिगर है, कैरिंग हैंडल, फोर साइड, बैक साइड, पिस्टल ग्रिप, मैगजीन, बैरल, पिस्टन, इजेक्शन स्लॉट, ट्रिगर गार्ड, हैंड गार्ड, गैस प्लग, ब्रीच ब्लॉक, बॉडी कवर। ये आप लोग याद करके कर लीजिए, तुरंत याद कर लीजिए, क्योंकि ये तो पूछा जाएगा, एकदम पक्का है। अगर नहीं पूछा जाएगा तो फिर हम आपसे बात करेंगे, हमसे कहना कि क्यों नहीं पूछा गया सर। ठीक है, हम कह दे रहे हैं एकदम पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आपके, तो ये एकदम आप लोग इसी समय तुरंत याद कर लीजिए, वीडियो पॉज करके तुरंत याद कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्य अथवा असत्य लिखें। ठीक है, इसमें जो सही है उसके आगे सत्य, जो गलत है उसके आगे असत्य, यही लिखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है कि 7.62 mm LMG 5 ग्रुपों में खोली जा सकती है, तो 5 ग्रुप में खुलती है। ठीक है, 5 ग्रुप में खुलती है ना 7.62 mm LMG, तो ये सत्य है, मतलब यहाँ पे सत्य लिख लीजिए या टिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है 7.62, यहाँ पे आंसर भी दिया है इसका, 7.62 mm SLR में 6 खांचे होते हैं, तो 6 खांचे होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद में 0.22 राइफल की मैगजीन की क्षमता 10 राउंड होती है, तो 10 राउंड कहाँ होती है, ये तो गलत है, ये गलत हो गया। फिर उसके बाद में 0.22 राइफल का कैलिबर 0.22 mm होता है, ये भी गलत है, हाँ ये भी गलत है। फिर उसके बाद में यहाँ क्या कह रहा है 0.22 राइफल की कारगर रेंज 25 गज होती है, तो 25 गज होती है, तो सबको पता है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है। वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है, तो जो राष्ट्रीय उद्देश्य है यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, परमाणु बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। ठीक है, कृषि एवं उद्योगों के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की उपलब्धता, विश्व बाजारों के लिए माल का उत्पादन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विकास का संतुलन, गाँवों का आधुनिकीकरण, सड़कों से जोड़ना और विद्युतीकरण। ठीक है, ये हो गया, ये आपको लिखना है अगर भारत के वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्य के बारे में पूछता है तो। ठीक, उसके बाद में ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, देश के विकास के लिए राष्ट्रीय अखंडता क्यों आवश्यक है, तो भाई ये तो आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन वहाँ पे अगर वर्ड टू वर्ड लिखेंगे तो आपको नंबर फुल मिलेंगे। तो 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देश के विकास के लिए राष्ट्रीय गठन अखंडता क्यों आवश्यक है, ठीक है। मतलब अखंडता, अखंडता मतलब खंडित ना हो, ठीक है। ये विकास के लिए क्यों आवश्यक है ये पूछ रहा है। पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में आंसर आपको खुद मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देश के विकास के लिए राष्ट्रीय गठन निम्न कारणों से आवश्यक है। अब देख लीजिए भैया निम्न कारण कौन कौन से हैं। तो देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए, पहला हो गया। देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए, देश के विकास और प्रगति के लिए, फिर गरीबी और निरक्षरता के उन्मूलन के लिए, उन्मूलन मतलब खत्म करने के लिए, फिर आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सांस्कृतिक एवं धर्म के विकास के लिए, आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति के लिए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने मतलब विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अपने तरफ, और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। निर्यात का मतलब कि अपने देश से कोई सामान दूसरे देश में भेजा जाए, जिससे कि मतलब जो आय हो वो अपना हो सके और हम लोग का यहाँ का अर्थव्यवस्था जो मजबूत हो सके। फिर यहाँ पे 9वां दिया हो तकनीकी ज्ञान और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, राष्ट्र की गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए, समाज सुधार एवं लोक कल्याण के लिए, विदेशी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और विश्व के देशों के बीच बेहतर स्थान पाने के लिए, ठीक है। मतलब इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, या अगर पूरा नहीं याद होता है तो इसमें एक दो अगर नहीं भी याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उतना ही लिख देंगे तभी मिल जाएगा आपको नंबर, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इसको पढ़ते जाइए, जो मतलब बताया जाए यहाँ पे, जो हम वीडियो में डालें, इसमें आप लोग उस मटेरियल को पूरा एकदम तैयार करने की कोशिश करिए। बाकी अगर थोड़ा बहुत नहीं याद होता चल जाएगा काम, और आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही कह रहा है कि सत्य अथवा असत्य लिखें, ठीक है। मतलब सत्य असत्य इसमें छांटना है, उसके आगे सत्य और असत्य लिखना है। तो चलिए यहाँ पे 16वां, एक मिनट, यहाँ पे जो है 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्य असत्य ढूंढना है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे आंसर दिया है, आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करिए कहीं पे, ठीक है। एक कॉपी बना लीजिए, उस पर जो भी मैं स्टडी मटेरियल डालूँ उसका एक अलग नोट बना लीजिए, उस पर इन सब क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके उसको नोट करिए और एक अपना नोट तैयार करिए, जिससे कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा और शॉर्ट नोट मिल जाएगा। हैंड बुक से आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस इधर का उधर नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे अगर कहीं पे नोट रहेंगे। तो एग्ज़ाम समय में आपको बहुत मतलब आसानी होगी पढ़ने में, ठीक है। चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक पे। सुलह ये कुल सभी के मतलब सुलह ये कुल इसका मतलब होता है सभी के साथ शांति, ठीक है, कि नीति अकबर द्वारा अपनाई गई थी, तो ये तो अपनाई गई थी, एकदम सही है, सत्य है। फिर उसके बाद में नए देवताओं का प्रभाव और पूजा अर्चन के नए तरीके द्रविड़ों द्वारा भारत में लाए गए, तो ये असत्य है, द्रविड़ द्वारा नहीं लाए गए थे, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो माल बनाओ की नीति अपनाई थी, तो अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो माल बनाओ इसकी जो है नीति अपनाई थी, तो ये असत्य है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये तीसरा असत्य हो गया, ठीक है, ये असत्य हो जाएगा। यीशु मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी गलत है, ठीक है। गौतम बुद्ध भारतीय राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, तो गौतम बुद्ध तो थे शुद्धोधन के पुत्र, इनका बचपन का नाम भी क्या था, सिद्धार्थ था, शायद सिद्धार्थी था। फिर उसके बाद में 7वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 17वां सॉरी, यहाँ पे 17वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, युवा किन सामाजिक बुराइयों के लिए नहीं बोलकर व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। मतलब ये कह रहा है कि युवा जो है किन सामाजिक बुराइयों के लिए नहीं बोलकर, मतलब उस पर ध्यान ना दे करके, उस पर ना बोल करके, अपना समय ना खराब करके व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए इसका उत्तर क्या दिया है, युवाओं को राष्ट्र निर्माण में व्यक्तिगत योगदान देने के लिए निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए, ठीक है। मतलब राष्ट्र निर्माण में अगर योगदान देना है आप चाहते हैं कि हमारा भी देश आगे जाए, विकास करे, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ना करके आप उसमें योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले नशीली दवाओं का प्रयोग, ये आपको छोड़ देना है, ठीक है। जब ये सब करते हैं तो आपका देश कैसे आगे जाएगा, वही बस घूम घूम के वही नशा करो, इधर उधर पड़े रहो नाली वाली में, तो इससे कभी देश नहीं आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अगर राष्ट्र निर्माण में आप योगदान देना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का प्रयोग ना करके आप दे सकते हैं। फिर दहेज मांगना, कुछ लोग बैठ जाते हैं एकदम, नहीं भैया हमको तो ये चाहिए, नहीं तो हम खाएंगे नहीं तुरंत, हम तो क्या बताएं अब चलिए ठीक है, कुछ ना कहें तो अच्छा है, दहेज उनको तुरंत उसे भेज देना चाहिए कि जाओ बेटा अब तुम निकल लो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। चलिए वो सब छोड़िए, अपने टॉपिक पे आइए। ये सब चीज़ें हैं जो कि आप ना करके राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं व्यक्तिगत, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप भी ध्यान रखिए, इस पर लोगों को जागरूक करिए, कोशिश करिए कि ये सब अपनी जो है कुरीतियाँ लोगों के बीच से ख़त्म हो, ठीक है, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। फिर तीसरा क्या है, अवैध यौन संबंध रखना। फिर असामाजिक गतिविधियों से संलिप्तता, वंचितों का शोषण करना, बाल श्रम करवाना, बाल श्रम मतलब कि बच्चों से काम ना करवाना, उनको पढ़ाई लिखाई के बारे में जागरूक करना, ठीक है। फिर बाल श्रम करवाना, ये तो बोल चुके हैं।
यहाँ तक हो गया। उसके बाद में परीक्षा प्रतियोगिता आदि में अनुचित साधनों का प्रयोग, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, लेके पहुँच गए मोबाइल वगैरह, नकल नकल वगैरह कर लिए और अपना जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखा दिए, फिर कह रहे हैं अरे हम तो बहुत ज़्यादा दादा हो गए। ठीक है, तो ये सब गलत बात है। कुछ करना है तो अपने दम पे करो। ठीक है, फिर रिश्वत लेना अथवा देना, अगर आपसे कोई रिश्वत ले रहा है, ठीक है, तो ना तो आपको देना है, ना तो लेना है किसी से। ठीक है, ये सब चीज़ करके मतलब आप राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तुरंत कवर करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में इसी समय तुरंत वीडियो पॉज करके, ये आप जाने कैसे करना है, लेकिन करना है आपको तुरंत। नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? सजगता, निर्णायकता, गलत हो जा रहा है, उधर करना चाहिए हमको। न्यायप्रियता, विनोदप्रियता, सुव्यवहार, विश्वसनीयता, ईमानदारी, ज्ञानोन्मुख, युक्तपूर्णता, साहस, सहनशीलता, विवेकशीलता, निष्ठाभाव, निस्वार्थ भाव। ठीक है, ये 15 दिए हैं जो मेन कैरेक्टर हैं नेतृत्व क्षमता के। तो आप तुरंत इसको अब नोट करेंगे, तुरंत कॉपी में, अगर कॉपी नहीं अभी लिए हैं तो तुरंत चाहे रफ में ही नोट करेंगे। ठीक है, तुरंत नोट करेंगे भाई मेरे, तुरंत कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत आपके हम अच्छे के लिए बता रहे हैं, क्योंकि आपको ये जो है बहुत हेल्प करेगा एग्जाम टाइम में, ये आप मान लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अच्छे व सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं? ठीक है, मतलब एक जो सफल नेता होता है उससे कौन कौन से गुण होते हैं। तो ये तो सिंपल है, आप इसे भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन देख लीजिए, इसको एकदम नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि लीडरशिप से बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं। आपकी लीडरशिप हो गया, वेपन ट्रेनिंग हो गया, मैप रीडिंग हो गया, और उसके बाद में ड्रिल। तो ये सब जो है टॉपिक जो हैं, फिर उसके बाद में फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, ये सब तो ही हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन ये सब जो टॉपिक है ना, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं। तो आपको एकदम ध्यान करके ये सब कवर करना है, मैं करवाऊंगा यहाँ पे, लेकिन आपको भी अपना जो काम है करना है, आपको एक कॉपी ले लेना है। ठीक है, अपने हिसाब से। उसके बाद में उसमें एक अच्छा नोटबुक, मतलब नोट, तो अपना नोट तैयार करना है कि उससे आपको मतलब हेल्प हो सके पढ़ाई के समय। ठीक है, तो सच्चाई पहला हो गया, सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता, ठीक है, अनुशासन, निस्वार्थता, निष्ठा, निष्पक्षता, समानता। इसके बाद में ये सब जो दिया हुआ है, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि मतलब क्या इसका मतलब क्या होता है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे ईमानदारी का मतलब शुचिता, पवित्रता का निष्कपटता, विचार व कार्यों में निर्विकार भाव। तो ये सब चीज़ें अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसे। फिर अब हम क्या बताए थे कि 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 10 क्वेश्चन से कवर करेंगे। ठीक है, 10 पूरा हो रहा है अब, ये 20वां क्वेश्चन जो है आपको दिखा रहे हैं, बता दे रहे हैं क्या होता है। उसके बाद में फिर से हम एक वीडियो में बात करेंगे 10 क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे 20 जो आपका 20वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, धारणा क्या है? ठीक है, धारणा कहते हैं ना कि मतलब आपका धारणा क्या है, तो धारणा क्या है, तो धारणा आपका सिंपल सा लिखा हुआ है, या वैसे भी जानते हैं आप धारणा, लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो डिफाइन ऐसे लिख, मतलब डिफिनीशन ऐसे लिखना है, परिभाषा जिसको कहते हैं। धारणा चुनने अथवा छांटने की एक प्रक्रिया है जो हमें अप्रासंगिक अथवा विघटनकारी जानकारी से बचाती है। ठीक, तो ये आपको यहाँ तक हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, वैसे चले जाते हो थोड़ा सा मतलब एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हम लोग भी वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल जाता है, बाकी लाइक से कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आपको चैनल पसंद आ जाता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर एक वीडियो का अपलोड हो, जैसे ही करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं और अगले 10 क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक।